हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आज क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला अध्याय को देखते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। जैसे अगर पहले के लिए तो यही होता है ना, जैसे हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, उसी से हम लोग को पता चलता है। बाकी और बहुत कुछ है, जैसे आप वैसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह हम लोग कैसे जान सकते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। चलिए आज हम इसके बारे में बोलते हैं, लोग कहाँ रहते थे। तो पहले लोग नर्मदा नदी के पहले मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, जहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटकों शिकार भी करते थे। देखिए यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा है पहले लोग कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा, पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वहीं से आखेटकों सब जो था वो सब जैसे शिकार करते थे जानवरों सब का। चलिए अब हम यहाँ आते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और गिरथक पहाड़ियों का पता लगाओ। ये जो है वो आपको हर एक जैसे मतलब कोई बिहार का एग्ज़ाम हो या फिर कहीं और जगह का एग्ज़ाम हो, या बार बार क्वेश्चन आता है। क्या तुम उत्तर पूरब, पश्चिम, दक्षिण सब के बारे में आप लोग को पहले से पता होगा। उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और गिरथक पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी सबसे पहले कृषि का विकास यही हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया हुए स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। चलिए ये मानचित्र पर हम लोग देखते हैं मानचित्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यानी सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक नदी से बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियाँ में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यही याद रखना है, जो सिंधु अगर पूछे तो 4700 वर्ष पूर्व, और वही गंगा के बारे में पूछे तो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इनकी सहायक नदी इस सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इनके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा
राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अगर आप लोग को अगर लग रहा है जो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा कमेंट में, और जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी पहले लोग यही अपना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान सबका अपना अपना विचार आता है। अगर हम ही लोग कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, किसी से बात करेंगे तो उन लोगों के बारे में रहन सहन या फिर आगे जो मतलब सबका अपना अपना रहता है तो पता चलता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सब तो है, आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? चलिए एक बार फिर से मानचित्र वन को देखें। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसे याद रखिए, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस तथा इदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में होने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूहों का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो हम लोग को यहाँ आगे बढ़ना है। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। चलिए अब यहाँ हम लोग आते हैं अतीत की जानकारी। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकों हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, इसे निकला है। यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र से लिखी मिलती है। देखिए यही है पांडुलिपि, जिसे पहले के ज़माने में यही लिखी जाती थी। अब के ज़माने में तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन पहले के ज़माने में यही पर, जिससे उसके जीवन के बारे में, पहले के जीवन के बारे में जानेंगे सब। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। कुछ
नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन और शुद्धियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकवि, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें कुछ संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा आम लोग करते हैं, ये याद रखना है। पांडुलिपि तीन तरह से लिखी गई है। एक संस्कृत 3 भाषा में लिखी गई है, एक संस्कृत में, एक तमिल में और एक प्राकृतिक। और प्राकृतिक भाषा आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम चलिए पहले इस साइड का पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिपि और भाषा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए यह अभिलेख इस चित्र में, चलिए छोड़िए, यहाँ आते हैं। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहलाता है। ये याद रखना है। पुरातत्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ अन्य धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले हैं। ये तो आप लोग समझ। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछली की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये भी बार बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार अथवा पुरातत्वविदों उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे भी देखिए कितना है बचा हुआ। चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। आगे की हम लोग भेज देंगे। चलिए यहाँ तक है।